दुनिया को धौंस दिखाने वाले चीन की फिलहाल सिट्टी पिट्टी गुम है। पिछले 5-6 महीने से हिचकोला खाने वाली चीन की अर्थव्यवस्था पर अब मुसीबतों का पहाड़ टूटता नजर आ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं कि चीन बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। जहां एक तरफ चीनी युवा बेरोजगारी से बिलबिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है। आज की तारीख में हालत ये हो चुकी है कि चीनी नागरिक सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान ही खरीद पा रहे हैं। संभावित आर्थिक मुसीबत से बचने के लिए खर्चा घटाकर पाई इकट्ठा कर रहे हैं। इसके चलते वहां महंगाई इतनी ज्यादा घट चुकी है कि अब वह चीन की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो रही है। चीन की इकोनॉमी की बैकबोन माने जाने वाले चीन के रियल एस्टेट मार्केट की हालत बद से बदतर होती जा रही है। खबर आई है कि वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के शेयर इस समय औंधे मुंह गिरे हुए हैं। इसके अलावा चीन के बाजारों से दुनिया भर के निवेशकों ने अरबों रुपए निकाल लिए हैं। आज के खर्चा पानी में बर्बाद होते चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। साल 2007-8 में जब अमेरिका में प्रॉपर्टी मार्केट का गुब्बारा फूटा तो वहां की अर्थव्यवस्था पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अमेरिका से शुरू हुआ ये संकट देखते ही देखते महासंकट में तब्दील हो गया और इसने पूरी दुनिया को मंदी की गर्त में ढकेल दिया था। इसका नाम दिया गया सब प्राइम क्राइसिस। आप सोच रहे होंगे कि आज हम फिर से अमेरिकी सब प्राइम संकट का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह अमेरिकी प्रॉपर्टी मार्केट ने करीबन 1.5 दशक पहले दुनिया में तबाही ला दी थी, कुछ उसी तरह अब चीन का रियल एस्टेट संकट गहराता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है एवरग्रांड। उसका शेयर 18 सितंबर को मार्केट खुलते ही धड़ाम हो गया। इस रियल एस्टेट कंपनी के शेयरों में 25% तक की गिरावट आई है। इससे पहले एवरग्रांड के शेयरों की ट्रेडिंग 17 महीने तक बंद रही थी और 28 अगस्त को इसे फिर से शुरू किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कंपनी के शेयर टूटने या बंद होने से कितना ही फर्क पड़ता होगा, तो इन आंकड़ों को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। चीन की कुल अर्थव्यवस्था का जितना साइज है, यानी वहां की जीडीपी में रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान 30% के आसपास है। एवरग्रांड दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज वाली रियल एस्टेट कंपनी है। इस कंपनी पर 300 अरब डॉलर से अधिक का कर्जा चढ़ा हुआ है। ये कंपनी 2 साल से अपने कर्ज की एक भी किश्त नहीं चुका पाई है। इस साल जनवरी से लेकर जून के दौरान कंपनी को 40,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रियल एस्टेट कंपनियां कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट कर रही हैं, जिससे बैंकों की भी हालत खराब है। अब आशंका है कि ये सेक्टर पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो शेंजन की पुलिस ने एवरग्रांड के वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन के जनरल मैनेजर डू लियांग और दूसरे कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। लेकिन रियल एस्टेट संकट सिर्फ इस सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। इस कंपनी के डिफॉल्ट करने से वहां के बैंकों की भी हालत खराब है। आशंका जताई जा रही है कि यह संकट चीन की पूरी इकोनॉमी को डुबो सकता है। ये तो हो गई चीन के सबसे बड़े संकट की बात, लेकिन चीन कई और वजहों से भी बर्बादी के मुहाने पर पहुंचा है। चलिए अब आपको एक एक करके चीन की बर्बादी के कारणों को गिनाते हैं। विदेशी निवेशकों ने चीन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेयरों और डेट में विदेशी होल्डिंग्स में दिसंबर 2021 के मुकाबले 188 अरब डॉलर यानी 17% की गिरावट आई है। यह आंकड़ा इस साल जून तक का है। उसके बाद से विदेशी निवेशकों ने चीन के मार्केट से काफी पैसा निकाला है। निवेशक चीन से अपना पैसा निकालकर भारत और लैटिन अमेरिका के देशों में लगा रहे हैं। केवल अगस्त की ही बात करें तो बीते महीने चीन के बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली गई है। जानकारों का कहना है कि चीन के साथ कई तरह की समस्याएं हैं। चीन के डेट मार्केट से दुनिया भर के निवेशकों ने 2,16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक सॉवरेन वेल्थ फंड को ऑपरेट करने वाले नॉर्गेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यानी NBIM ने चीन से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है। चाइना +1 पॉलिसी के तहत दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनियां जो चीन में पहले से मौजूद हैं, वो अब भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। इन वजहों से चीन की करेंसी युआन लगातार टूटते जा रही है और डॉलर के मुकाबले 16 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। चीन में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में अगस्त में पिछले साल के मुकाबले करीबन 20% की गिरावट आई है। फ्लैट्स की कीमतों में गिरावट के कारण नए अपार्टमेंट बनाने का सिलसिला रुक गया है।
सस्ते दाम पर भी घर खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा देश का एक्सपोर्ट लगातार गिरा है। चीन के उद्योगों का चक्का थमता दिख रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी भी डिफ्लेशन में चली गई है। डिफ्लेशन की स्थिति में महंगाई में लगातार इतनी गिरावट आती है कि महंगाई दर शून्य से भी नीचे यानी नेगेटिव में चली जाती है। डिफ्लेशन की स्थिति इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की रुक जाती है। कोविड के बाद लगाए गए लॉकडाउन खत्म करने के बाद भी चीन की अर्थव्यवस्था की चमक फीकी ही नजर आ रही है। 2023 की दूसरी तिमाही अप्रैल से जून के बीच में चीन का जीडीपी उम्मीद से कम रहा। ये 6.3% के आसपास रहा, जो भारत की आर्थिक ग्रोथ से काफी कम है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।